नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल चौबे, पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विज्ञान संकाय, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बरकच्छा मिर्ज़ापुर से आपका स्वयं कोर्स पोषण एवं आहार न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के द्वितीय मॉड्यूल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अध्ययन इनसाइट्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के छठे व्याख्यान प्रोटीन भूमिका स्रोत और दैनिक आवश्यकता के प्रथम भाग में स्वागत करता हूं। प्रोटीन, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यह जीवन का निर्माण खंड है, यानी कि प्रोटीन जो है हर कोशिका में है और हर कोशिका की संरचना और कार्य, स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए मौलिक है, मूल है। अर्थात यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई कोशिका बिना प्रोटीन के हो सकती है। अगर हम बात करें अपने शरीर की, तो हमारे शरीर में 60 से 65% जल होता है। इसके पश्चात अगर कोई पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है तो वह है प्रोटीन, जो हमारे शरीर के कुल भाग का 15 से 20% होता है। अगर हम बात करें तो डीएनए जो है वो आनुवांशिकी अभिव्यक्ति यानी जेनेटिक एक्सप्रेशन और लाइफ प्रोसेसेस के लिए भी प्रोटीन सृजन को ही अपना माध्यम बनाता है। अगर हम बात करें तो सेंट्रल डोग्मा, जिसमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए एमआरएनए का सृजन करता है और यही एमआरएनए ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो जेनेटिक एक्सप्रेशन या आनुवांशिक अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाता है। तो बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन है क्या? अगर केमिकल स्ट्रक्चर में बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो एमिनो एसिड्स से मिलकर के बने हुए हैं और हमारे शरीर की बहुत सारी आवश्यक क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये शरीर की क्रियाएं जैसे विकास, मरम्मत और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए अति आवश्यक हैं। प्रोटीन के बारे में विस्तृत से चर्चा करने से पहले मुझे लगता है कि हमें एमिनो एसिड के बारे में जान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड्स ही हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे शरीर को प्रोटीन की नहीं अपितु एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर एमिनो एसिड्स को पाने के लिए प्रोटीन का भक्षण करता है या प्रोटीन हम खाते हैं, जिसके जरिए हमारे शरीर को आवश्यक एमिनो एसिड्स मिलते हैं। तो अगर एमिनो एसिड्स की बात करें तो यह एक कार्बनिक यौगिक है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। और हमारी प्रकृति में या नेचर में 20 मानक एमिनो एसिड मौजूद हैं। 20 एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी एक अपनी ही साइड चेन आर ग्रुप होती है, जिनका सभी एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर या संरचना एक तरह की होती है, सिर्फ एक साइड चेन या आर ग्रुप जो है वो अलग होता है। जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है, एक कार्बन एटम जिसकी वैलेंसी 4 होती है एक तरफ एमिनो ग्रुप से जुड़ा होता है NH2 तथा दूसरी तरफ COOH कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ हाइड्रोजन होता है और चौथा ग्रुप जो होता है R साइड चेन। यही साइड चेन जो है हर एमिनो एसिड में अलग होती है और निर्धारित करती है या हमें बताती है कि यह एमिनो एसिड कौन सा है। मोटे तौर पर अगर हम पोषण में बात करते हैं तो एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, आवश्यक और गैर आवश्यक। आवश्यक वो एमिनो एसिड हैं जिन्हें हमें आहार से प्राप्त करना होता है, जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। यह कभी भी नहीं समझना चाहिए कि गैर आवश्यक एमिनो एसिड्स की आवश्यकता कम है या वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी दोनों है। हमारे शरीर की कार्य क्षमता के लिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन गैर आवश्यक चूंकि हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको हमें आहार में वो आवश्यक नहीं होते हैं। यानी ये जो आवश्यक और गैर आवश्यक का डिवीजन है ये आहार पर आधारित है, इस पर नहीं आधारित है कि ये एमिनो एसिड हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। सारे एमिनो एसिड्स हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं। तो आइए बात करते हैं एमिनो एसिड्स
जिनका संरचना जो है आर ग्रुप की वजह से विभिन्न अलग अलग हो जाती है। तो एमिनो एसिड्स को हम मुख्यतः दो भागों में, आर ग्रुप के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही, हाइड्रोफोबिक यानी जल विरोधी। हाइड्रोफिलिक की बात करें तो इसको फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं, निगेटिवली चार्ज, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा और यह अपना बिहेवियर जो है एसिडिक बिहेवियर या अपनी जो आचरण है वो एसिड या अम्ल की तरह से बिहेव करते हैं, और इसके मुख्य उदाहरण हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही में पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, और इनका व्यवहार जो है वो क्षार जैसा होता है, बेसिक जैसा भी ये बिहेव करते हैं। अगर बात करें हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स की, तो ये नॉन पोलर होते हैं या जल विरोधी होते हैं, जल में मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, एलिफेटिक साइड चेन या एरोमेटिक। एलिफेटिक साइड चेन हम उन्हें कहते हैं जिनकी श्रृंखला खुली हुई होती है, आर ग्रुप में जो ग्रुप होता है वो खुला हुआ होता है, और एरोमेटिक साइड चेन वहां पर वो खुला हुआ नहीं होता और एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, वहां पे पड़ी होती है, जिसकी वजह से उसका साइड चेन या आर ग्रुप खुला हुआ नहीं होता है। तो एलिफेटिक या खुले हुए साइड चेन श्रृंखला में मुख्य रूप से ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन या मिथ्योनिन होते हैं, जबकि एरोमेटिक साइड चेन वाले एमिनो एसिड्स में फिनाइल एलोनिन और ट्रिप्टोफैन है। इसके अतिरिक्त जो इनकी खुली श्रृंखला है, अगर उसमें शाखाएं निकली हुई हैं यानी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो उनको हम ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड्स कहते हैं, और इसके मुख्य उदाहरण हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन। ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स की मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स मसल्स की सिंथेसिस और उनको ऊर्जा प्रदान के लिए बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी जब हम एक्सरसाइज या कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं तो ये ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स वहाँ पर ऊर्जा भी प्रदान कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके सिंथेसिस या संश्लेषण में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर एमिनो एसिड्स का, कुछ एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ग्लाइसिन, देखें यहाँ पे एलिफेटिक जो आर ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ पे सिंपल, यह सबसे सरल एमिनो एसिड है क्योंकि यहाँ पर आर ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन लगा होता है। बाकी सभी एमिनो एसिड्स में COOH और NH3 ग्रुप हमेशा लगे रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलानिन आता है जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा होता है, फिर वैलिन, ल्यूसीन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, इस तरह से करके ये नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप वाले एमिनो एसिड्स हो सकते हैं। अगर नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप वालों की बात करें तो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन हैं, जहां पर कि बेंजीन जैसी एरोमेटिक रिंग जो है क्लोज्ड रिंग होती है, और इसीलिए इनको हम एरोमेटिक एमिनो एसिड्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें पोलर ग्रुप की तो उसमें हमारे पास हैं अनचार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज। तो अनचार्ज में है हमारे पास सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामेट, जबकि पॉजिटिवली चार्ज में जो कि क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं उसमें है लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और वहीं निगेटिवली चार्ज में हमारे पास दो एमिनो एसिड होते हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। अब आइए विस्तृत रूप में बात करते हैं इसेंशियल आवश्यक एमिनो एसिड और गैर आवश्यक एमिनो एसिड्स की। ये तो दो मोटी मोटी कैटेगरीज हैं जिनमें हम एमिनो एसिड्स को बांटते हैं। इसके अलावा जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं उनको हम कभी कभी कंडीशनली या सशर्त रूप से आवश्यक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आवश्यक एमिनो एसिड हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो एमिनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और हमें आहार से लेना पड़ता है, यानी आहारीय आवश्यक हैं। गैर आवश्यक मतलब वो आहारीय रूप से गैर आवश्यक है, आहार में अगर हम उनको नहीं भी लेते हैं, अपने भोजन में इन एमिनो एसिड्स को हमें भोजन से नहीं भी मिलते हैं, तो भी हमारे शरीर में इनका संश्लेषण या सिंथेसिस हो जाता है, और इसीलिए हमें आहार में लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ एमिनो एसिड्स जो हैं जैसे आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामेन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ये कंडीशनली इसेंशियल होते हैं, मतलब ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज या संश्लेषित तो हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी या तनाव की स्थिति है
हमारे शरीर में, तो वहाँ पर इनका जो संश्लेषण है वो कम हो जाता है या हमारी आवश्यकता के अनुसार इनका उत्पादन नहीं हो पाता है, तब हमें इनको थोड़ा बहुत आहार से भी लेना पड़ सकता है। इसीलिए हम इनको कंडीशनली इसेंशियल कह रहे हैं। अन्यथा मोटे तौर पे दो टाइप के अमीनो एसिड्स हो गए, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो है वो 9 हैं और 11 जो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा बात कर लें, इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारे पोषण में इन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हम बात करेंगे क्रिटिकल अमीनो एसिड्स, एक टर्म आता है, एक शब्द आता है। तो क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण अमीनो एसिड्स, हम उनको कहते हैं जो हमारे व्यवहारिक आहार, प्रैक्टिकल डाइट में कम होते हैं। यानी अगर मैं एक सामान्य आहार बना रहा हूं जिसमें चावल, दाल, सब्जी, जो एक सामान्य मनुष्य खाता है, तो उसमें ऐसा देखा गया है, पाया गया है कि जो व्यवहारिक आहार होता है उसमें ये अमीनो एसिड्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी हमें इन अमीनो एसिड्स का खास ख्याल रखना होता है कि ये हमारे आहार में प्रचुर मात्रा में उपस्थित हों, क्योंकि इन अमीनो एसिड्स की कमी होने की सबसे ज़्यादा चांसेस या संभावना रहती है। तो ये अमीनो एसिड्स कौन से हैं? लाइसिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन और आइसोल्यूसिन। इसके अतिरिक्त कुछ और अमीनो एसिड्स भी होते हैं, बट जनरली सामान्यतः देखा गया कि ये अमीनो एसिड्स जो है हमारे आहार में कम होते हैं या आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाते हैं। इसके बाद एक और टर्म या शब्द है लिमिटिंग अमीनो एसिड। लिमिटिंग मतलब ये एक ऐसा आवश्यक अमीनो एसिड है जिसकी कमी की वजह से प्रोटीन का संश्लेषण या उत्पादन रुक जाता है, या हम कहें ये क्रिटिकल अमीनो एसिड का वो क्रिटिकल अमीनो एसिड है जो सबसे आवश्यकता के अनुरूप में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, यानी जिसकी सबसे घोर कमी हो, जो सबसे कम मात्रा में हो, उसको हम कह सकते हैं लिमिटिंग अमीनो एसिड। हमारी आवश्यकता के अनुरूप में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाए उस अमीनो एसिड को हम लिमिटिंग अमीनो एसिड्स कह सकते हैं। अगर ये लिमिटिंग अमीनो एसिड्स नहीं होंगे तो क्या होगा? लिमिटिंग अमीनो एसिड्स नहीं होंगे तो बाकी के सारे जो 19 अमीनो एसिड उपस्थित होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर ये नहीं होंगे तो जो बाकी के अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और उनको शरीर हमारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देगा, यूरिया बना करके। ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि मोस्ट लिमिटिंग अमीनो एसिड जो मोस्ट ज़्यादातर आहार में पाए जाते हैं वो मिथ्योनिन और लाइसिन है। लाइसिन खास तौर पे जो बढ़ते हुए बच्चे हैं जिनकी वृद्धि हो रही है उनमें जो है लाइसिन जो है ज़्यादातर समय में जो है लिमिटिंग अमीनो एसिड पाया जा सकता है। अगर हम इसको समझने की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे एक मोटरसाइकिल बनानी है और मेरे पास 2 पहिए हैं, 4 हैंडल है, 10 इंजन है, तो मैं कितने मोटरसाइकिल बना सकता हूं? सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहिया सिर्फ 2 ही है। ये पहिया है, मेरे पास इंजन और हैंडल और सीट कवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मोटरसाइकिल क्यों नहीं बना पा रहा हूं? क्योंकि पहियों की उपलब्धता या उनका जो अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से सारा प्रोडक्शन मोटरसाइकिल का रुका हुआ है। जैसे ही मैं उस अपनी फैक्ट्री में पहिए खरीद के लाऊंगा, फिर से मेरा मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन या सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू की। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर को वास्तव में एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की नहीं होती है। प्रोटीन एमिनो एसिड का एक माध्यम है और जो भी प्रोटीन है उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स या आवश्यक अमीनो एसिड्स किस मात्रा में हैं या उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता को जांचने के लिए हमारे पास एक अवधारणा है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। यह जो है आहार की प्रोटीन, जो आहार में प्रोटीन है उसका किस कुशलता के साथ, कितनी कुशलता के साथ उपयोग किया जा रहा है, इसको बताने का, मापने का एक माध्यम है। यानी हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल वैल्यू जो है एक उपयोग, प्रोटीन की शरीर द्वारा उपयोग करने की जो कुशलता है उसके बारे में हमें बताता है। इसका अगर हम रेंज कहें, ये कहां से कहां तक इसका विस्तरण कितना है, तो यह इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 100 तक हो सकती है। और बायोलॉजिकल वैल्यू जितनी अधिक होगी इसका मतलब प्रोटीन की क्वालिटी उतनी ही अच्छी है।
अच्छा, अब जरा देखते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो बायोलॉजिकल वैल्यू या जैविक मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एमिनो एसिड प्रोफाइल। जिस प्रोटीन में इसेंशियल आवश्यक एमिनो एसिड का प्रोफाइल जितना अच्छा होगा, जितनी अधिक मात्रा होगी, उपलब्धता होगी, उस प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। यानी कि इसेंशियल एमिनो एसिड्स अधिक होंगे तो बायोलॉजिकल वैल्यू भी अधिक होगी। दूसरा जो घटक है वो है डाइजेस्टिबिलिटी, पाचकता। जो प्रोटीन जितना अधिक पाचक होगा, यानी कि आसानी से पच जाएगा, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू या उसकी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि एमिनो एसिड प्रोफाइल, बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छा होने के लिए एमिनो एसिड प्रोफाइल और डाइजेस्टिबिलिटी, पाचकता, ये दोनों अधिक होनी चाहिए, जिससे कि बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होगी। ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि जो पशु जनित प्रोटीन्स हैं, जैसे एग है, दूध है, इनमें इनकी पाचकता अधिक होती है, 85 से 90% तक होती है, जबकि प्लांट प्रोटीन्स की डाइजेस्टिबिलिटी या पाचकता पशु जनित प्रोटीन से कम होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल वैल्यू एमिनो एसिड प्रोफाइल और डाइजेस्टिबिलिटी दो घटकों पर निर्भर करती है। बायोलॉजिकल वैल्यू का औचित्य क्या है? अगर हम अपने आहार में हाई बायोलॉजिकल वैल्यू या जैविक मूल्य वाले आहार या पोषक तत्वों को लेते हैं, खाद्य पदार्थों को लेते हैं, जैसे कि अंडा है, अंडे की प्रोटीन की वैल्यू लगभग 94 होती है। 94 बहुत ही अच्छी वैल्यू है, और जिसकी वजह से हाई होने की वजह से, इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होने की वजह से इसका जो मांसपेशियों के रिपेयर में है, रोग अवरोधक क्षमता और एंजाइम्स के प्रोडक्शन में ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ये बायोलॉजिकल वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये थॉमस मिचेल ने दिया था। वो जो एब्जॉर्ब प्रोटीन है वो किस एफिशिएंसी, किस दक्षता के साथ हमारे शरीर में इस्तेमाल हो रहा है नए ऊतकों के विकास के लिए या रखरखाव के लिए, इसको मापने की प्रक्रिया को हम बायोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थॉमस मिचेल ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रोटीन जो अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब प्रोटीन का मतलब वो प्रोटीन जो हमारे मल से निकलने के बाद जो भी प्रोटीन आंतों के द्वारा अवशोषित हो गया है, हमारे ब्लड में चला गया है, वो किस दक्षता के साथ इस्तेमाल हो रहा है, यह बताने का जो मापने का जो फॉर्मूला है, माप है, उसको बायोलॉजिकल वैल्यू कहा गया। और इसके लिए फॉर्मूला दिया गया, थॉमस एंड मिचेल फॉर्मूला हम इसे बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो, उसका फॉर्मूला है नाइट्रोजन इनटेक माइनस फीकल नाइट्रोजन माइनस मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन माइनस यूरिनरी नाइट्रोजन माइनस इंडोजिनस यूरिनरी नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन इनटेक माइनस फीकल नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन गुणे 100 इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम बायोलॉजिकल वैल्यू किसी भी खाद्य पदार्थ की निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू के कॉन्सेप्ट में कि किस पदार्थ की बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी है। अगर हम देखें तो सबसे इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा यानी 94% है। उसके बाद काउ मिल्क की 85, मांस की 74 और 76 के यानी 75 के आसपास है। सोयाबीन थोड़ा सा कम है 73, और बाकी जो वनस्पतीय प्रोटीन स्रोत हैं जैसे मटर है, आटा है या आलू हैं, इनकी 55-60 के आसपास बायोलॉजिकल वैल्यू है। कुल मिला के अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एक बात समझ में आ रही है कि जो पशु जनित प्रोटीन हैं, जैसे अंडा है, दूध है, मांस है, इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है। और अगर सबसे हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो वो है अंडे की, जो कि 94% है। यानी कि अंडे में इसेंशियल एमिनो एसिड्स और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी अंडे के प्रोटीन की सबसे हाई है। जितने भी हमारे पास भोज्य पदार्थ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उनमें अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे हाई है। अगर वनस्पतीय या प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की बात करें तो सोयाबीन, उनमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में सोयाबीन की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे हाई दिखाई दे रही है, जो कमोबेश मांस का मुकाबला कर सकती है, लगभग उसके आसपास है।
इस स्लाइड में देखिए यह समझाने की कोशिश की गई है, व्हीट जो गेहूं है उसका प्रोटीन है और उसमें अलग अलग एमिनो एसिड्स हैं, लाइसिन है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, हिस्टिडीन, फिनाइलएलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन सभी हैं। और इसमें जब हम पानी भर रहे हैं तो एक लेवल लाइसिन का जो स्तर है इसके ऊपर पानी भरने पे सारा पानी उसमें से बाहर छलक जा रहा है, यानी पानी रखने की उसकी क्षमता अब सिर्फ उतनी ही है जितना उसमें लाइसिन की उपलब्धता है। यानी लाइसिन यहां पर लिमिटिंग एमिनो एसिड की तरह से काम कर रहा है और वो उसकी दक्षता, प्रोटीन के उपयोग की दक्षता को कम कर दे रहा है। कौन कम कर रहा है? लाइसिन। क्यों? क्योंकि वही सबसे कम मात्रा में है। और जब हमने यहां पर लाइसिन की कमी को पूरा करने के लिए वहां पर अलग से लाइसिन का सप्लीमेंटेशन कर दिया यहां पर, तो देखिए सिर्फ लाइसिन का सप्लीमेंटेशन करने से जो प्रोटीन उपयोगिता की क्षमता थी गेहूं के प्रोटीन की वो बढ़ जा रही है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सारा प्रोटीन ना देने की बजाय अगर हम सिर्फ लाइसिन को ही बढ़ा दें यहां पर, तो प्रोटीन उपयोगिता की क्षमता जो है वो बढ़ जा रही है। दूसरे स्लाइड में ये एक कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन है। यह व्हीट प्रोटीन का एमिनो एसिड प्रोफाइल है और यह अंडे के एमिनो एसिड का प्रोफाइल है। तो यहां पर हम देख के पा रहे हैं कि अंडे में जो एमिनो एसिड्स हैं, अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड्स हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, वो लगभग सभी समान अनुपात में है, जिसकी वजह से यह घेरा पूरा बन रहा है और उसकी दक्षता या उपयोग की क्षमता बढ़ जा रही है। जबकि गेहूं में लाइसिन जो है बहुत कम मात्रा में है और वही एक ऐसा घटक है, ऐसा घटक एमिनो एसिड है जिसकी वजह से गेहूं के प्रोटीन की क्वालिटी कम हो जा रही है। वहां पर फिनाइलएलेनिन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अंडे से भी ज़्यादा है, मिथ्योनिन भी अच्छा खासा है, ल्यूसीन भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइसिन की कमी की वजह से वो अपनी दक्षता पूरी नहीं कर पा रहा है, पूरा जो है उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लाइसिन जो है लिमिटिंग एमिनो एसिड हो गया और इसलिए व्हीट की बायोलॉजिकल वैल्यू भी हम कह सकते हैं कि अंडे के प्रोटीन की तुलना में कम है। इसी चीज को ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये बैरल थ्योरी है, एमिनो एसिड्स के लिए बैरल थ्योरी है, जहां पर हम देख पा रहे हैं फिर से वही चीज है कि लाइसिन की कमी की वजह से गेहूं का जो प्रोटीन है उसका इस्तेमाल या उसका उपयोग क्षमता घट रही है। और जैसे ही यहाँ पर लाइसिन अलग से बढ़ा दिया गया, गेहूं में अगर लाइसिन का हम सप्लीमेंटेशन कर दें तो उसकी बाकी एमिनो एसिड की उपयोगिता भी बढ़ गई। अन्यथा ये ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन यह जो था ये अधिक मात्रा में था लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। अब बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, प्राथमिक से लेकर चतुर्थक तक, प्राइमरी टू क्वाटरनरी हो सकता है। प्राइमरी एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जो होगा वो एमिनो एसिड का सिंपल सीक्वेंस होगा, यानी एमिनो एसिड एक चेन में होंगे। सेकेंडरी में जो उसका संरचना होगी उसमें यही प्राइमरी एमिनो एसिड उनकी फोल्डिंग होने लगती है, जबकि टर्शियरी में एक 3D स्ट्रक्चर, यानी उनको लपेट करके जैसे रख दिया जाए पॉलीपेप्टाइड चेन को 3D स्ट्रक्चर में, उस तरीके से हो जाता है। जबकि चतुर्थक संरचना में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट एक खास संरचना से जुड़ करके उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या चतुर्थक संरचना बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? यह एक रैखिक अनुक्रम है, मतलब एमिनो एसिड एक रेखा की तरह से एक लाइन में ऐसे जुड़ते जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर, ये सारे एमिनो एसिड्स हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ गए हैं और ये एक सीधी रेखा जैसा बनाते हैं, चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। यही प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? यह प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इंसुलिन, जिसमें 51 एमिनो एसिड्स एक खास अनुक्रमांक में हैं, अनुक्रम में हैं और ये उसकी स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी कार्य क्षमता को निर्धारित करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वह इसी पैटर्न, किसी पैटर्न को बार बार रिपीट, यानी ये जो चेन है ये बार बार रिपीट होता हो किसी तरीके से उस, और ये जो चेन रिपीट क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये चेन रिपीट हो रही है, तो उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स जो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है
वो इस तरीके से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और बीटा शीट जो है वो एक प्लेटेड स्ट्रैंड्स होते हैं, वो उसमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये अलग अलग एक एक एमिनो एसिड्स हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े गए हैं और एक सीधी रेखा में बनाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स का, और ये प्लीटेड शीट है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की, तृतीयक संरचना की, तो यहाँ पर 3D फोल्डिंग, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, वो 3D, जैसे हम एक रस्सी को लेकर के घुमा घुमा करके अलग तरीके से उसको रख देते हैं, तो जैसे रस्सी को हमने रख दिया, यही स्ट्रक्चर क्या हो गया, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसको हमने अलग अलग तरीके से रख दिया, तो वही 3D स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, वो रस्सियां जो मुड़ती हैं वो कैसे मुड़ी रहेंगी, तो वहां पे कोई फोर्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास 3 फोर्सेस होती हैं, काम करते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस और आयनिक ब्रिजेस, ये तीनों काम करके 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है मायोग्लोबिन, जो हमारी मसल्स में होता है। एक बात ध्यान रखें, ये जो 3D स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर या शेप उसका हम बदल देते हैं किसी भी तरीके से, तो उस प्रोटीन की जो कार्य क्षमता है वो भी बदल जाएगी, वो प्रोटीन का जो गुण धर्म है वो भी बदल जाएगा। और चौथा जो संरचना है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, जहां पे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो एक खास तरीके से श्रृंखला बनाते हैं और एक अपना कार्यात्मक प्रोटीन में, फंक्शनल प्रोटीन में दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हीमोग्लोबिन जो हमारे खून में होता है, वो 4 सब यूनिट्स 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है, या कोलेजन जो है वो ट्रिपल हेलिक्स है 3 चेनों का। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, जैसे किसी रस्सी को ऐसे ऐसे मोड़ करके हमने रख दिया हुआ है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 या 3 या 4 सब यूनिट्स जो हैं वो मुड़ करके आ जाते हैं, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हमने इस व्याख्यान में देखा कि प्रोटीन क्या है, वह किससे बना हुआ होता है, एमिनो एसिड से बना होता है, एमिनो एसिड्स क्या है, उनका कैसा स्ट्रक्चर या संरचना कैसी होती है, और बायोलॉजिकल वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट या अवधारणा है उसके बारे में जाना, साथ ही साथ प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना। हम इसी प्रोटीन के व्याख्यान को अगले चैप्टर में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।